नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लाइफ एक्सप्रेस वेयर देयर इज नो ड्रामा, नो फेक, ओनली फैक्ट्स टू कीप यू अवेक। जी हाँ, सही सुना आपने। लाइफ एक्सप्रेस एक ऐसी दुनिया है, एक ऐसा एकेडमिक प्लेटफॉर्म है जहाँ हम बेमतलब की बातें नहीं करते, क्योंकि यहाँ बातें होती है सिर्फ रियल लाइफ के, रियल लोगों के, रियल अचीवमेंट्स की, और बातें होती है रियल नॉलेज की अंडर भारतीय ज्ञान परंपरा, जिसकी बुनियाद वसुधैव कुटुंबकम पर आधारित है। वसुधैव कुटुंबकम यानी द होल वर्ल्ड इज आवर फैमिली। भले ही वसुधैव कुटुंबकम और अतिथि देवो भव का पालन करते करते हिंदुस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन आज हर भारतीय को ये कहते हुए काफ़ी गर्व होता है कि भारत एक ऐसा देश है जिसने आज तक ना ही किसी पे आक्रमण किया और ना ही किसी पे राज किया। हाँ, हमने पूरी दुनिया पे राज किया, लेकिन उनके अधिकार, अस्तित्व एवं संस्कृति को छीन कर नहीं, बल्कि उनके दिलों पर राज किया, अपनी प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति और फिलॉसफी की खुशबू बिखेर कर। इसी भारतीय परंपरा को आगे बढ़ाते हुए लाइफ एक्सप्रेस अपने मिशन पे आप सभी के सहयोग से आगे बढ़ रही है, जिसमें मेरा यही प्रयास है कि भारतीय संस्कृति एवं ज्ञान प्रणाली का समुचित अध्ययन कर उसके भाव को, उसमें निहित संदेश को आपके सामने, वर्ल्ड सोसाइटी के सामने प्रस्तुत करूं, क्योंकि आज पूरी दुनिया में एक नहीं कई कारणों से अनेक प्रकार के संकट के बादल मंडरा रहे हैं। खूनी युद्ध चल रहे हैं परिवार में, समाज में, राष्ट्र में और पूरे विश्व में। पूरी दुनिया आज एक सोसाइटल मॉडल ऑफ लिविंग ढूंढ रही है, जिसे अपनाकर वो शांति और सौहार्द के साथ जी सके। लेकिन अफसोस, दुनिया के पास ऐसा कोई मॉडल नहीं है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि भारत के पास ऐसा सोसाइटल मॉडल ऑफ लिविंग है जिसे अपनाकर हम पूरे विश्व में शांति और उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। और उसी मॉडल को हम आज भारतीय ज्ञान परंपरा के रूप में देख रहे हैं। तो चलते हैं कार्यक्रम के अगले सेगमेंट हॉल ऑफ फेम की ओर, जहां हम मिलेंगे एक ऐसी शख्सियत से जो वाकई समाज के लिए एक रियल रोल मॉडल हैं, अपने उत्कृष्ट एवं सराहनीय कार्यों के चलते। लेकिन हम में से अधिकांश लोग उनकी उपलब्धि या अचीवमेंट से आज भी बेखबर हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के हॉल ऑफ फेम में हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान हैं, जिनके जीवन से जुड़े कई रोचक तथ्य हैं। इससे पहले कि हम उन रोचक तथ्यों को जाने उन्हीं की जुबानी, मैं चाहूंगा कि सबसे पहले मैं आपको अपने विशेष अतिथि का एक संक्षिप्त परिचय दे दूं। लाइफ एक्सप्रेस के इस हफ्ते के हॉल ऑफ फेम में हमारे साथ जो विशेष अतिथि ऑनलाइन जुड़े हैं, वे हैं प्रोफेसर विक्रम तिवारी। प्रोफेसर विक्रम तिवारी का जन्म 14 मार्च 1972 को भारत की राजधानी दिल्ली के एक शिक्षित परिवार में हुआ था। बचपन से ही अपनी विलक्षण प्रतिभा एवं उत्कृष्ट कार्यों के बदौलत उन्होंने समाज में अपनी एक अलग पहचान बना ली थी। यदि हम उनके शैक्षणिक जीवन पर प्रकाश डालें तो हम पाते हैं कि उन्होंने अपनी प्रारंभिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा अव्वल दर्जे से सफलतापूर्वक पूरी की।
In his sparkling and illustrious professional career of more than 2 decades, I can say that he has made a mark in several premier institutions across the globe. He has been assistant professor of supply chain management at the University of Houston, USA from 2007 to 2012. He teaches healthcare operations and healthcare analytics courses in the MBA program at the Owen Graduate School of Management. More importantly, he did his PhD in decision science and operations management from the prestigious Indiana University, Bloomington, USA. And it is needless to say that he is a big name today in the field of healthcare industry in general and capacity management of healthcare delivery systems in particular. Professor Tiwari has also been the principal investigator for a grant from the VA Houston on improving operating room efficiencies. He has been a co-investigator on several other grants and healthcare industry projects. He has mentored medical school students, junior medical school faculty, postdoc fellows, K-12 physicians, industrial engineering doctoral student, and several Master of Supply Chain Management and Engineering School students. And I should not forget to add that our today's guest has also been felicitated with several prestigious awards at national and international levels, including OR Business Manager of the Year 2020 award from the OR Managers Society for his contributions towards developing and disseminating new knowledge for management of operating rooms through data-based decision making. With his more than 65 research papers published in several medical and healthcare journals of high repute, I can see there are several accolades and achievements to his name, which I cannot articulate now due to paucity of time. His multi talents and remarkable achievements and contributions to society make him a unique human being. And pleasure is solely mine in welcoming one and only the great innovator and healthcare icon, Professor Vikram Tiwari. Namaskar, sir. Welcome to Namaskar. Life Express. Thank you so much for inviting me. And I've been listening to some of the earlier podcasts, and this is really impressive work that you do, bringing out newer, bringing out people who have, I think, a little different background than typical, and hopefully the audience will enjoy this conversation as well. Absolutely. So, first of all, on behalf of my entire Life Express team and on behalf of my intellectual viewers, I extend a very warm welcome and sincere gratitude to you for your gracious presence in Life Express. Thank you. So, let's begin our today's interaction. As we know from your rich academic profile that you have served Indian as well as American academia for more than 2 decades. Here, I would like to know first your viewpoints on what education is and is not for you from Indian as well as American perspectives. How do you define an ideal education? What is the purpose of an ideal education? And is that purpose being served by Indian and world academia? So over to you. Thank you. I was thinking you'll ask a simple question first, but that's okay. let's try and attempt that. So, yeah, I have had the privilege of having experienced both sides, the Indian side as well as the American education systems. And obviously I experienced them at different phases of my life. So there has been an evolution of my thinking as well. And now I can also retrospectively think about my Indian education that I had and
what value it provided in this journey that I've had. So let me first begin by actually talking about the American system of education, and what education means from an American perspective for most people there. So most Americans would typically have at least a high school degree, meaning they would go at least till the 12th grade. But college is still considered a privilege. And it usually happens because by college, most parents are not going to be paying for the kids' education there. So there is almost like a selective process of those who really want to have an education and find value in a college degree will go on to go to an undergrad 4-year program. And a lot of the students will actually not go to a 4-year college degree. They might go towards a community college, which is a 2-year skill-based programs. They will learn a skill and then they will become members of the society using that knowledge that they gain there, which is very specific skill-based. Now, in the college, of course, you can have these different options. And most of the students will, after their college, start working in the society. And only a few will go on to a post-graduation, which is master's, and only a very few will do a PhD program. And so there is, in every step, the desire to do the next level of education is purely that individuals, because they have identified that it would help them in whichever way they are going to in their life. Either it will help them in an economic way, naukriyan milengi, that is the purpose of education, ya they just want to be contributing informed members of the society. Because education for me is ultimately not just we are getting educated कि एक नौकरी के लिए हमें तैयारी करना है, इसलिए हमें पढ़ना है. But a lot of the people or everybody should be educated, because that's how the society progresses. And we can contribute meaningfully in discussions that occur in the society if we are educated. Right. So that's a little bit of that American, but what I think is education and is not. Now, looking back at the Indian side, I think there are बहुत diversity hai. Just as in India, diversity occurs in languages, in our cultures, in our religions, so is it in across the education system also. And what I find unique in India is the ability for everybody to, or not the ability, but the focus of the parents ki education ke bina mushkil hoga aage. And so there is that drive and the push, which is not there in America, because wahan pe it is up to the individual. It's a very individualistic society. So the individual has to decide what's the value of education for them. But yahan pe at least people realize that yes, education is important, at least to a certain degree. Where I think it becomes a little problematic, I think, in India is when we just chase the degrees one after the other. And that I feel might not always be the best outcome for the individual, and also probably for our society, where those people, if those who are just getting another degree, irrespective of unka interest hai ki nahi us discipline mein, that's not helping anybody actually, and not helping the society as well. Right. So do you think, because added to your reflection on comparative, format of education, do you think American education is more challenging or Indian education? And here my question is somewhat, do you think American education or Indian education is superior or inferior in any respect? The reason I'm asking you this question is, we feel very sad when we see none of the Indian universities, figuring in top 100 universities of the world. It's a different thing that the parameters may be different, specific to different countries, Still, we are desirous of, seeing our universities, figuring in at least top 100 universities. So a country that was the epicenter of knowledge, I'm talking of India. Right. So for the whole world, I can say,
is today struggling to figure in the top, 100 universities of the world. So, who or what is responsible for this? Whom do you hold accountable for this? And what sort of, remedies would you like to suggest? Over to you. Right. So let's start with the first question that you had, ki which education system may be more challenging. So thinking from students perspective, कि students कहाँ पे ज़्यादा challenged feel करते हैं, I think थोड़ा relative है. Again, because यहाँ India में I think competition is much harder. The chase for being the first five, being the top of the class, not only from individual but from the family side भी बहुत ज़्यादा हो जाता है. So I think the education itself तो है ही difficult, challenging तो होते ही है, coursework and everything, especially if you want to learn more and more, because every discipline you can go as deep as you want. But challenges from the society perspective भी थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं. US में challenging इस तरह से है कि वहाँ बहुत ज़्यादा distractions हैं. आप कॉलेज में जाके पढ़ भी सकते हैं और सेम क्लास में और बच्चे होंगे जो कि सिर्फ क्लासेस पास कर रहे हैं, बिकॉज देयर इज सो मच अदर स्टफ कॉलेज में जो कि डिस्ट्रैक्ट कर सकता है उनको. स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर में बहुत फोकस होता है. तो स्टूडेंट्स को अपने आप अपना डिसिप्लिन डिसाइड करना होता है, अदरवाइज दे कैन बी मिसलेड. सो आई थिंक एजुकेशन वाइज इट इज द सेम लेवल, जो पढ़ाया जा रहा है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है. पढ़ाने के तरीके थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं. द बुक्स आर अ लिटिल मोर इंस्ट्रक्टिव, देयर आर मोर मैकेनिज्म्स फॉर टीचिंग रादर देन कि टीचर आके क्लास पे बोर्ड पे लिखेगा और बस you just have to copy. At least that what used to happen 20-25 साल पहले when we were in school. So there is a different, बहुत mechanisms are different teach करने के. So pedagogical approaches you are saying. हाँ, methodological approaches, pedagogical approach to teaching becomes different. And I think some advantage is the class sizes are obviously much smaller than a typical class size here in any respect. So there is an opportunity of a little more personal interaction with the students, especially as मैंने पहले बताया, undergrad से grad classes बहुत छोटी होना शुरू हो जाती हैं. So 1-to-1 बहुत हो जाता है, and it is desirable because students expect भी करते हैं कि if they are coming to that level of education, इतना पैसा देके, that they need that kind of one-on-one with the professors, और ये नहीं है कि बस क्लास को पास करना है and grade लेके चले जाना है. So that kind of the challenge. Now coming back to the second point and the more challenging, why we are India में, why we are not 100 top universities में नहीं आते हैं. So I think it's a little, so chasing the top is also a little tricky because कोई भी, it's very difficult to say what defines a top university. अब आप US में ही देखें, वहां पे इतनी rankings होती हैं, MBA programs की ranking होती हैं. There are so many schools who have decided that they will not participate in that ranking. Because it's based on somebody's commercial idea, right? It's an outside agency जिसको किसी criteria पे वो rank कर रहे हैं. So ranking is also a little difficult to क्या चीज पे rank हो रहे हैं. Ultimately, it's not one criteria, right? They have a bunch of criterias, graduation rate, employment salary, how many jobs, alumni interaction, faculty research papers, So overall एक ranking आ जाती है, which is more or less ठीक है. We know the top universities of the world कौन सी हैं, but बाद में criteria I think थोड़े से iffy हो जाते हैं, I have a feeling. But going back to the point, I think our professional institutions, for example, IITs, at least the original 5 and even others, IIMs, हमारे top medical schools, वहाँ के जो graduates हो रहे हैं, they are practically running, at least जो technology है, Silicon Valley, they are practically running the whole tech industry at this moment, right? Up top, not just the top CEOs जो सब जानते हैं उनके नाम, लेकिन across the ranks, सारे के सारे लोग जो हैं यहीं से पढ़ के जा रहे हैं. So
अगर कहना कि वो टॉप नहीं है यूनिवर्सिटीज, तो वो कैसे चलेगा? वो व्हेन दे गो फॉर मास्टर्स पीएचडीज फुल ट्यूशन वेवर पे जाते हैं, राइट? सो दे दीज आर टॉप यूनिवर्सिटीज. बट अदर देन द प्रोफेशनल, बिकॉज ये तो ऑब्वियस हो जाता है दैट इंजीनियरिंग में और टेक्निकल साइड में बहुत स्ट्रांग है हम लोग. अगर हम सॉफ्टवेयर साइड में आए, सोशल साइंसेज एंड अदर लिटरेचर एंड आर्ट, आई थिंक वहां पे ना we need the universities need support from basically the society. Now it's by society I just mean broadly, right? As a country हम लोग कितना invest करना चाहते हैं in these things. And that comes either in the source of private funds or in the source of government funds, right? And giving the freedom to the faculty to do that innovative research is what then defines हम जिनको top universities कहते हैं, because वहाँ की faculties are doing the most innovative, most educated research. और some of those research things, अगर excavation के लिए मंगोलिया में जाके excavate करना है जिसमें $5 million लगेंगे, तो वहाँ है source. It's give and take है. The faculty proof कर सकते हैं that हम लोग वो कर सकते हैं. We have the resources. We have students, doctoral, postdoctoral students जो करना चाहते हैं वो. We want to fund them, and we can achieve that thing. And then there is that system created to support that activity. तो वो एक ऐसी cycle बन गई है that जो best research निकल रही है वो more often than not उन university से आ रही है, and therefore we keep thinking वो best हैं. But it doesn't mean that we don't have here in India, we don't have one most intelligent and smartest faculty or students. Right. अगर incentive alignment ठीक हो जाए, there is nothing stopping us. And I think एक last point, हमारी universities are relatively way younger. अगर देखा जाए तो 50, 70, 80 साल के बियॉन्ड मुश्किल है देखना कि कौन सी यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट करती थी. एंड व्हेन वी थिंक ऑफ दीज टॉप यूनिवर्सिटीज, अगेन मैं नाम नहीं ले रहा हूं, बट 200 साल 300 साल पुरानी यूनिवर्सिटीज चलती चली आ रही हैं वहां से. सो आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक. आई थिंक वी विल कैच अप, एंड द लेवल ऑफ नॉलेज दैट वी हैव, it is we are unstoppable basically. It is a matter of time. So what I mean, conclude from this observation that ranking should not become a decisive factor in terms of reputation of any university. Right, Absolutely. right. You're right. Well, now I shall move towards your profession. When we look at Indian healthcare, we find a kind of, chaos, bluntly speaking, a chaos in which not only medical ethics are being compromised by different stakeholders, but medical infrastructure also becomes a secondary concern, especially in rural areas. Why so? How do you think Indian healthcare can maximize the existing norms and forms for the creation of knowledge and better healthcare? Over to you. Yeah. So healthcare is it's a personal thing, but it is also something that everybody needs, and everybody will need, even if they don't need it right now. And most of the healthcare is consumed in the last years of our life. और उसके पहले it's regular things, but most of it gets consumed at the end. और जो chaos है वो इसलिए है because, and its chaos is not India specific only. This chaos is across every country in the world. Business models, healthcare delivery models are different in different places. Canada is very different from US, which is very different from the socialized medicine that exists in Europe, which is essentially all government funded.
India is somewhere in between, jahan there is substantial government involvement, but also enough private, and people have to just take care of themselves on their own by saving. So India is somewhere in between, and I would say India is a little closer to America in that model than other parts of the world. And so the unique challenges, I think, are common, to a certain extent common between America and US, where the consumption is going up. Whether the health outcomes are improving or not is a separate thing. Now, India के अपने दूसरे challenges हैं जो कि अभी हम देख रहे हैं, what is happening in Delhi right now with the levels of and those long-term effects of those. So there are those unique challenges. So healthcare alone, अगर सिर्फ delivery of healthcare देखेंगे, then we are looking at it on a very myopic level. हम सिर्फ last phase of care देख रहे हैं. जब आदमी बीमार हो गया है, then how do we give them the best care? But उससे beyond निकलना पड़ेगा to that preventative idea, right? It's healthcare delivery is healthcare right now is the delivery of care, but we have to protect the health of the person as a society, which starts from exactly why do we have this much high level of AQI, right? And the long-term effects जो उसके हो रहे हैं. So it's a bigger thing. Or going back to your original point, if you look at where we were, जो हमारे पुराने चीजें knowledge है इंडिया की, that was all towards preventative care, right? It was not about treating the person, but the holistic person as a whole, and starts from the mental wellness, the physical wellness, including nature's role in keeping a person happy and healthy. So वो ideas business के mold में लाने पड़ेंगे to make it generally available. अब वो हो रहा है, US में भी हो रहा है, vegetarian खाओ, gluten free रहो, right? Don't eat too much red meat, उससे colorectal cancers होते हैं. तो but that all exists in us. हमें तो पता है यहाँ पे इंडिया में already the benefits of vegetarian diet, the benefits of living a healthier, happier life than. So all of those things, India is right at the epicenter of expanding that knowledge. And I can tell you right now in US, हम लोग Indian stores जाते हैं, we get so much more healthier options now than exist in the typical grocery store. Indian store में जाके we can get बाजरे की रोटी and millet की रोटी and spinach का पराठा and so many. And that just tells me that even India has become a little more health conscious and is able to now commercialize it. So your business aspect. So this is unique. So I think slowly we are seeing that knowledge जो India की exist होती है उसको, because ultimately it all comes down to some way somebody has to make a business model. They have to make a business decision, and so us area may I think we have a lot of opportunities happening right now. Great. So related to this reflection, I have a question which is very pertinent. See, in our new education policy, NEP 2020, I'm sure you must be aware of that. We are talking of, becoming Vishwa Guru or knowledge superpower with the help of, our Indian or indigenous knowledge system. So how do you look at this, marriage of modernity with antiquity? Do you think India can indeed become a knowledge superpower in medical sector? If yes, how? And if not, why? Yeah. Over to you. Yeah. So I think again that word that I used earlier, myopic नहीं होना पड़ेगा हमें. We cannot be that India has all the knowledge and the world should just somehow absorb the knowledge. It's a global society now, right? It is nothing that gets developed at one place, that knowledge gets transferred immediately to another place very quickly. So, and that's how we evolve, that's how we progress. So we have to get out of probably that mindset that India के पास सब कुछ है,
हमारे को क्यों नहीं फॉलो कर रहे? नहीं नहीं, we have a lot, but also the world also has a lot. And how do we take some of the best parts from there, find the best parts from what we have, and find a way forward, right? And that I think, and it's a very fine line. Yeah, medical side especially now, if we just talk about it, where the advances जो हो रहे हैं, whether sorry it to is interrupt you. Sorry to interrupt you, Yeah. Professor Tiwari. यहाँ पे मेरा इंडियन मेडिकल से मेरा ये तात्पर्य था आयुर्वेद को लेकर के। Right. हमारा जो अपना आयुर्वेद है उसको लेकर के मेरा ये तात्पर्य था कि आयुर्वेद का कहाँ आज स्थान है, इसको Right. भी थोड़ा आप मतलब देखिए इन द बैकड्रॉप ऑफ मेडिकल जो वर्ल्ड ग्लोबल मेडिकल सेक्टर्स हैं उसमें Right. आयुर्वेद का क्या स्थान है? Right. No, and I'm sure उसमें there are uniqueness, because that inbuilt knowledge of कौन सी जड़ी बूटी में, it could be those specific minerals that really is what is needed for a particular disease, and that it is solving it. Right? कि उस वाली तुलसी में ये कुछ होगा जिससे नर्वस सिस्टम के इस एलिमेंट को होता है. लेकिन I think it can't be just hearsay. जो scientific discovery process है, medical discovery, that has a specific methodology, right? So randomized control trials, for example. So can we set up Ayurveda को लेके randomized control trials where we take a treatment group of people who are sick, we take up people who are not sick, make those two arms, एक को आयुर्वेद का दो, एक को एलोपैथी वाला दो. Let's figure out the benefits and not, right? So if इस तरह का evolution हो in the scientific way, Right. then we will truly do in a modernity, and it can't just be because पहले होता था तो अभी भी नहीं, but let's use the science, because science ही है ना, Ayurveda is also science. Then there are why those elements and those herbs are solving a problem, right? So let's merge the two and develop it that way. यही थोड़ा आयरनी है यहाँ पे प्रोफेसर तिवारी की, हमारा जो नॉलेज सिस्टम है हमने इसे कभी कैपिटलाइज नहीं किया, हमने इसको कभी एनकैश नहीं किया, ठीक है? और आज वही नॉलेज को लेकर के दूसरी दुनिया में मैं देखता हूं कि लोग पेटेंट अपना फाइल करते हैं, लेकिन Right. वो नॉलेज हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा था बिकॉज वी नेवर थॉट ऑफ एनकैशिंग आवर नॉलेज, दैट Right. वाज आवर ट्रेडिशन. तो ये सब चीजें हैं. आई थिंक दिस रिक्वायर्स मोर इंट्रोस्पेक्शन, और शायद हमें भी थोड़ा अपने आप को प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, मार्केटिंग बेहतर बनानी पड़ेगी. वेल Right. एक मेरा अब सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहेगा, बिकॉज योर स्पेशलाइजेशन इज इन ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट एंड कैपेसिटी मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम. So since you specialize in operational improvement and capacity management of healthcare delivery systems, how do you look at the career prospect in your specialized area? Because not only in science, rather in all other fields, I can say that the career flights that our students are taking today will not necessarily land them at the right airports 5 or 10 years down the line. So what would you like to say or counsel our budding or aspiring healthcare professional in terms of future readiness? Over to you. Yeah. No, आपने बहुत अच्छा बोला, right? Exactly, because as they say, the jobs that will exist 10 years from now have not even been created yet. Right. So, and I think this goes back to the first point of education. So the only guarantee that आप 10 year बाद भी relevant होंगे is that fundamental education that you've got and a desire for that lifelong learning. So where are we moving in healthcare and what and people should be doing? So obviously artificial intelligence is a big thing, right? It is not there yet. It is not where it is changing any physician's treatment of a patient, but not hopefully, but maybe it will at some point of time. So
understanding the role of AI in this whole process, just irrespective of healthcare, is important. Now, going back to healthcare, I think delivery and how students and those who want to be in this area. Uh, so obviously, I'm not a medical professional, but I'm a faculty in a medical school now. But my background is in industrial engineering. That's my PhD, operations management, operations engineering. So I think the way I think about this is you accumulate multidisciplinary knowledge, and then you can apply it in other areas, right? So as आपने introduction में बोला, I started in supply chain and logistics, but I am able to use those concepts in the healthcare environment. And it is, I think, the healthcare, not just in US, but also in India, the biggest issue is resource constraints and cost containment, right? We have more demand and fewer resources to achieve that goal. And that is exactly what the process and operational improvement is, that getting the most out of the least amount of resources possible. So I think that it's a very critical area and an important area, because as I said earlier, the demand for health will keep growing up. It is not going down. India, in fact, is one of the younger countries of the world, right? We have more younger people. Ab sochiye 40 saal baad, all of them will be needing a lot of healthcare. So are we preparing ourselves? How do we make our systems most efficient, that we can provide the highest level of care at the best value care, which means best outcomes at the least cost possible? And uske liye constantly we need smarter people, innovative ideas, and multidisciplinary. It's not just healthcare professionals. This is in engineers. This is biomedical informatics, because everything is moving towards electronic medical records and information technology based solutions. And again, computer science, type of data science, artificial intelligence. So, बहुत सारी different disciplines की knowledge के साथ, I think we can make an impact. So it's a very, I think, interesting area to be working in. Great. Talking to you is so enlightening and enriching, but we have limitation of time. Otherwise, we would have continued. So finally, I would like to request you to kindly give a message of peace, because this is the motto of Life Express, to ensure peace and harmony as well as progress across the globe, So kindly give a message of peace so that we could create a better species of human with better sense of harmony and coexistence. Yeah. Yes, over to you. Thank you. So I think the being informed is the way for peace, I think, in the future. And because what's happening now is we have so many sources of information, and unfortunately, very many different concepts of truth. The truth itself is becoming faded. Hamari truth can be different from somebody else's truth because we are listening to or consuming a specific source of media. And the way to fight that is to inform ourselves, educate ourselves, and be open to listening to ideas that we may not always be comfortable with. And so the way to progress, I think, in this world and all of the conflicts that are happening is, I feel the way to achieve that peace is to be considerate of others, understand their perspective, and to understand others' perspective, we have to have this higher level of, I think, understanding of our limitations and their limitations. And all of that comes down to how much willing are we to educate ourselves and inform ourselves with the knowledge that exists. Right. Great. Well,
So we are immensely grateful to you for your scholarly presence with us today. और शिक्षा जगत और हेल्थ केयर सेक्टर में आपके उत्कृष्ट एवं सराहनीय कार्यों के लिए लाइफ एक्सप्रेस की जूरी ने आपके लिए एक अवार्ड की घोषणा की है और वो अवार्ड है लाइफ एक्सप्रेस अवार्ड ऑफ आइकॉनिक एकेडमिशियन। और हम चाहेंगे कि आप इस अवार्ड को सहर्ष स्वीकार करें और आपके इस उपलब्धि पर आपको ढेरों बधाई, हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस। Thank you so much. I am humbled. I am humbled by the honor and the grace. And this is, as I said earlier, जो आप कर रहे हैं, this is बहुत meaningful है. I think, especially, I hope the audience will realize that in short amount of time, the amount of new knowledge and thoughts I hope that हम लोग generate कर रहे हैं उनके लिए, because that is most critical, that ability to think on your own with the newer ideas. So this is what you're doing is fantastic. So thank you so much, and I'm really honored. Thank you so much, and God willing, we shall connect again in some on some other occasions, because we have other types of panel discussions also. So God willing, we shall invite you, and for connecting with us, we are really grateful to you for your scholarly presence with us today. So once again, thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. LXP Award of Iconic Academician is proudly presented to Dr. Vikram Tiwari for his exemplary contributions to world academia on 1st December 2024. नमस्कार दोस्तों, हमेशा की तरह आज के ICAS सेगमेंट में सबसे पहले हम एक ह्यूमन वैल्यू सीखेंगे और उसके बाद हम एक भारत के पारंपरिक मान्यता या ट्रेडिशनल बिलीफ के वैज्ञानिक कारण को भी समझेंगे। लेकिन पहले हम बात करेंगे ह्यूमन वैल्यू की। पिछला ह्यूमन वैल्यू जो हमने हिंदी अल्फ़ाबेट के जरिए सीखा था वो था च से चित्तवृत्ति निरोध, और हिंदी का अगला लेटर या अक्षर है छ। अब आप सोच रहे होंगे कि छ से क्या हो सकता है। आप अनुमान लगाएं और हो सकता है कि आपका अनुमान सही निकले। लेकिन छ से जिस मानव मूल्य का मैंने चयन किया है वो है छवि। छवि शब्द आपने कई बार अपने डेली लाइफ में कई लोगों के मुंह से जरूर सुना होगा कि उनकी छवि बहुत अच्छी है, इनकी छवि बहुत ही खराब है। साथ ही आप सुनते आ रहे हैं किसी संस्था की छवि, विद्यालय, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय की छवि, समाज की छवि, देश की छवि इत्यादि। छवि एक मानसिक चित्र है किसी भी वस्तु अथवा व्यक्ति के आदर्श रूप का। इंग्लिश में जिसे आप इमेज कहते हैं, एंड व्हेन यू से इमेज इट implies an ideal form or feel good factors of any object or any human। हर व्यक्ति अपने आप में खास होता है, उसमें एक साथ कई विशेषताएं होती हैं और वो विशेषताएं शारीरिक स्तर पर, मनोवैज्ञानिक स्तर पर, आध्यात्मिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, बौद्धिक स्तर पर, कौशल के स्तर पर, नैतिकता के स्तर पर इत्यादि आप देखेंगे कि इन सभी स्तरों पे ये देखे जाते हैं। लेकिन मैं
यहाँ जिस छवि की बात कर रहा हूँ वो आपकी आत्म छवि है या सेल्फ इमेज जिसे आप कहते हैं। और इस सेल्फ इमेज या आत्म छवि से मेरा अभिप्राय आपके व्यक्तित्व के मानवीय गुणों से है, आपके जीवन मूल्यों से है, और वो जीवन मूल्य जो आपके कर्मों में या कार्यों में परिवर्तित होता है या परिलक्षित होता है। In other words, image here is not the rendition of your outer personality or body image or appearance. Image here is the rendition of your inner personality in the form of your ideal actions. कई लोगों की ये भी शिकायत रहती है कि छवि का मानक या मापदंड सबके लिए एक समान नहीं हो सकता, क्योंकि सबकी स्थिति और परिस्थिति भिन्न होती है। ठीक बात है, कई बार कई लोगों का मानना है कि वे समाज के पतले मानकों पर खरे नहीं उतरते हैं, जिसके कारण उनकी छवि नकारात्मक बन जाती है। ये बात बहुत हद तक सही भी है। कई बार हम किसी के छवि का मूल्यांकन सही मानक या पैरामीटर्स के आधार पर ना करके अपने दृष्टिकोण से, अपने अहंकार के मद में, अपने कुछ व्यक्तिगत स्वार्थवश कर देते हैं, जो कि ठीक बात नहीं है। आपसे बस मेरा यही कहना है यहाँ पर कि आप अपनी छवि या इमेज ऐसा बनाएं जिससे आपके परिवार को, आपके समाज को, राष्ट्र को और पूरे विश्व को आप पर गर्व हो, और साथ में आपको भी अपने आप पर गर्व हो। इसके साथ अब हम बढ़ेंगे अपने भारत की पारंपरिक मान्यता के वैज्ञानिक कारण की ओर। तो आज हम समझेंगे रुद्राक्ष धारण करने के वैज्ञानिक आधार क्या हैं। रुद्राक्ष प्रकृति की एक ऐसी विलक्षण वस्तु है जिसका वर्णन व महात्म्य हमारे अनेक प्राचीन ग्रंथों में वर्णित है। रुद्राक्ष के वृक्षों पर लगने वाले फल के बीजों को रुद्राक्ष कहते हैं। यह एक दिव्य शक्ति बीज है जो शिव तत्व से जुड़ा है। इसमें आध्यात्मिक विश्व रूपता के साथ साथ विद्युत चुंबकीय गुण भी है। रुद्राक्ष धारक के व्यक्तित्व में बदलाव, आकर्षण शक्ति में वृद्धि, आत्मविश्वास तथा भौतिक सुख साधनों में प्राप्ति के योग धनात्मक रूप से आने लगते हैं। जाबलोपनिषद, जिसे जाबाल ऋषि ने रचा था, में रुद्राक्ष के गुण धर्म के बारे में विस्तार से बताया गया है। इस विचित्र बीज पर गहरा शोध करने के बाद जगबाल ऋषि काशी नरेश के राजवैद्य बन गए। अपनी चिकित्सा में वे रुद्राक्ष का बहुत प्रयोग करते थे। उन दिनों अन्य वैद्य भी इसका प्रयोग रोग निवारण में करने लगे। जाबाल एक सन्यासी थे, इस कारण रुद्राक्ष को सन्यासियों से जोड़ दिया गया। आज भी आप अधिकतर सन्यासियों को रुद्राक्ष की माला धारण करते देखते हैं। रुद्राक्ष धारण करने वाले के जीवन में सुखद बदलाव किसी जादू मंत्र के कारण नहीं, अपितु इसके प्राकृतिक गुण धर्म, जिनका वैज्ञानिक आधार है, के कारण आता है। शोध करने के बाद आधुनिक वैज्ञानिकों का ऐसा मंतव्य है कि रुद्राक्ष माला का शरीर की त्वचा से घर्षण होने पर मनुष्य के शरीर में एक प्रकार का ह्यूमन मैग्नेटिज्म, मानव चुंबक एवं ह्यूमन इलेक्ट्रिसिटी, मानव विद्युत का निर्माण होता है। शोध के बाद यह भी सिद्ध हो गया कि मनुष्य के
शरीर में उत्पन्न होने वाली प्राकृतिक विद्युत और रुद्राक्ष में विद्यमान विद्युत दोनों में एक जैसी 2 मिलीवोल्ट्स की शक्ति होती है। एक जैसी शक्ति होने के कारण यह मानव शरीर के अनुरूप कार्य करती है और उसमें मानसिक व शारीरिक परिवर्तन लाती है। रुद्राक्ष में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक शक्ति होती है वह इसके धारक के मस्तिष्क में ऐसी शक्ति भेजती है जो मस्तिष्क के सकारात्मक केंद्रों को सक्रिय करती है, जिसके कारण उसके धारक व्यक्ति की सोच में परिवर्तन आता है और उसके अनेक मनोरोग, मानसिक तनाव, उदासी, अल्प स्मरण शक्ति आदि दूर हो जाते हैं। यही नहीं, रुद्राक्ष से निकलने वाली सकारात्मक तरंगे इसके धारक की नकारात्मक सोच खत्म करती है। मानसिक रोगों के अतिरिक्त रुद्राक्ष शारीरिक रोग निवारक औषधि भी है। यह ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है और दमा, अनिद्रा, तंत्रिका, हृदय रोग, ज्वर, जुकाम आदि व्याधियों में भी बहुत उपयोगी है। कुछ हद तक यह डायबिटीज को भी कम करता है। इसे धारण करने के अतिरिक्त इसका प्रयोग कई और प्रकार से भी होता है, जैसे दूध में उबालकर, घिसकर शहद के साथ लेना, जलाकर इसकी भस्म खाना आदि। रुद्राक्ष में कई प्रकार के खनिज व धातु पाए जाते हैं, जैसे तांबा, मैग्नीशियम, लोहा, चांदी, सोना और बेरियम। आम आदमी के लिए रुद्राक्ष में पाए जाने वाले इन खनिज धातुओं का कोई मतलब नहीं है, परंतु डॉक्टरों के लिए इसमें पाए जाने वाले सोना और बेरियम हृदय रोग को ठीक करने की क्षमता रखते हैं। सन 1860 में एक अंग्रेज ऑफिसर जॉन ग्रेट ने रुद्राक्ष के विषय में अनेक महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त की थी। अमेरिका के डॉक्टर एवं इब्राहिम जार्जू ने रुद्राक्ष के औषधीय गुणों का गहरा अध्ययन किया। शोध के बाद उसका मानना था कि रुद्राक्ष में निश्चित रूप से मानसिक रोगों को ठीक करने की क्षमता है। विशेष रूप से तनाव को दूर करने व मानसिक प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने का गुण रुद्राक्ष में है। कुछ वैज्ञानिकों का तो मानना है कि रुद्राक्ष माला एक प्रकार का एंटीना है, जिसमें सब प्रकार की नकारात्मकता को नष्ट करने की शक्ति है। इसी कारण रुद्राक्ष माला को धारण करने वाले व्यक्ति नकारात्मक सोच से दूर रहते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि रुद्राक्ष भारत में ही नहीं अपितु नेपाल, सिक्किम, भूटान, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राजील, जावा और म्यांमार में भी पाए जाते हैं। इंडोनेशिया में रुद्राक्ष से इंजेक्शन बनाए जाते हैं, जिन्हें चीन को निर्यात किया जाता है। इसी प्रकार जर्मनी में रुद्राक्ष पर गहन शोध हुआ है और उन्होंने भी इस बात का प्रतिपादन किया है कि रुद्राक्ष में चुंबकीय शक्ति होती है जो मनुष्य पर अपना सकारात्मक प्रभाव छोड़ती है। खेद है कि भारत में आधुनिक युग में रुद्राक्ष पर कोई सार्थक शोध नहीं हुआ है, परंतु व्यक्तिगत रूप से कुछ लोगों ने इस पर अध्ययन अवश्य किया है। यहाँ एक आश्चर्यजनक बात यह है कि हजारों वर्ष पहले हमारे ऋषि मुनियों ने रुद्राक्ष पर जो शोध किया था वह आज के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए शोध से कहीं अधिक आगे है, क्योंकि आधुनिक वैज्ञानिकों को तो अभी रुद्राक्ष के कई और रहस्यों को जानना बाकी है। अभी तो उन्हें यह जानना शेष है कि रुद्राक्ष का अर्थ है वह शक्ति जो मनुष्य के मन से सब प्रकार के भय को भगा देती है, यहाँ तक कि उसे मृत्यु का भी भय नहीं रहता। ग्रह दोष भी उसका अनिष्ट नहीं कर पाते। यह एक पापनाशक वनस्पति है जिसे भगवान शिव का
आशीर्वाद प्राप्त है। रुद्राक्ष की माला पर किए जाने वाले मंत्रों का जप कई गुना अधिक होता है। ये ऐसे तथ्य हैं जिनकी खोज और शोध आज के वैज्ञानिकों को अभी करना बाकी है। रुद्राक्ष के फल गुच्छों में लगते हैं और मई जून में निकलते हैं तथा सितंबर से नवंबर तक पक जाते हैं। रुद्राक्ष निकलने के लिए इसके फल को कई दिन पानी में भिगोकर रखा जाता है, फिर बाद में उससे गुच्छा हटाकर रुद्राक्ष प्राप्त किया जाता है। रुद्राक्ष मणि 4 रंग की होती है, श्वेत, ताम्र, पीत और श्याम। रुद्राक्ष में जो छिद्र होता है वह प्राकृतिक ही होता है, बस उसे सुई द्वारा खोलकर साफ किया जाता है। रुद्राक्ष के संबंध में एक अद्भुत बात यह है कि इसके एक ही पेड़ पर 1 से 14 मुखी तक के रुद्राक्ष पाए जाते हैं, जबकि आंवले के पेड़ पर एक ही तरह के यानी 7 फांक वाले फल लगते हैं। यह भी प्रकृति का एक आश्चर्य है। शास्त्रों में 1 मुखी से 14 मुखी रुद्राक्षों का ही वर्णन है, किंतु प्रकृति में 21 मुखी तक के रुद्राक्ष पाए गए हैं। कई विशेषज्ञों का मंतव्य है कि जिस प्रकार 27 नक्षत्र होते हैं उसी तरह 27 मुखी तक रुद्राक्ष हो सकते हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि अलग अलग मुखी रुद्राक्ष का अलग अलग आध्यात्मिक व भौतिक प्रभाव होता है। यह इस कारण होता है क्योंकि अलग अलग मुखी रुद्राक्ष की शक्ति और चुंबकीय क्षमता भिन्न भिन्न होती है। तंत्र शास्त्र के अनुसार देह के विविध अंगों पर रुद्राक्ष मणि की संख्याएं भी भिन्न भिन्न हैं। जैसे ग्रीवा कंठ में 32 या 27 रुद्राक्ष की माला धारण करनी चाहिए, मस्तक पर 40, प्रत्येक कान में 6-6, प्रत्येक हाथ के मणिबंध में 12-12 और प्रत्येक हाथ पर बाजूबंद में 16-16 की। मंत्र जप की माला में 108 मणि तथा एक सुमेरु मणि होनी चाहिए। रुद्राक्ष मणियों के मुख एक दूसरे के आमने सामने होने चाहिए, वरना उसका प्रभाव कम हो जाएगा। सुमेरु मणि का मुख ऊर्ध्व या ऊपर की ओर रखना चाहिए। माला का धागा या डोरा रेशम का मजबूत होना चाहिए अथवा सोने या चांदी के तार में माला गूंथनी चाहिए। इस प्रावधान का वैज्ञानिक आधार यह है कि ये सभी माध्यम गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, जो रुद्राक्ष की विद्युत शक्ति को बनाए रखने में सहायक होते हैं। आज के सत्र की समाप्ति मैं फिर एक आह्वान के साथ करूंगा, खासकर प्रोफेसर विक्रम तिवारी की बातचीत से निकले कुछ मुख्य अंश को लेकर। जैसा कि हमें ज्ञात है कि इंडियन एजुकेशन इज मोर theory based, whereas American education is more skill based, problem solving based, creativity and problem solving based. Be it American or Indian, today we are simply producing an army of degree holders from our education. We are not producing human being who could serve society selflessly and righteously. We are known for our value education from time immemorial, but after coming under the influence of globalization, we also know the price of everything but value of nothing. इसलिए आज के आह्वान में मैं यही कहूँगा कि let's teach our students how to live rather than how to make a living. तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। Till then, enjoy your time meaningfully और हाँ, अपना और अपनों का भी ख्याल रखें। जय हिंद।